मुंबई शहर की बारिश और रात का सन्नाटा दोनों ही बहुत कुछ छिपा लेते हैं। शहर के सबसे महंगे लाइफ केयर हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रो रहा था। साहब, मेरी बेटी मर जाएगी। प्लीज डॉक्टर को बोलिए इलाज शुरू करें। मैं पैसे ले आऊंगा। मैं कहीं से भी लाऊंगा। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा। रिसेप्शनिस्ट ने बिना पसीजे जवाब दिया, देखिए काका, नियम तो नियम है। 10 लाख जमा कराइए, तभी ऑन ऑपरेशन शुरू होगा, वरना पेशेंट को सरकारी अस्पताल ले जाइए। बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठ गया। उम्मीद टूट चुकी थी। तभी अस्पताल के ऑटोमेटिक दरवाजे खुले और एक आहट हुई। टप टप टप। महंगे जूतों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंजी। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। वहां एक आदमी खड़ा था। लंबा कद, काले रंग का महंगा सूट, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में एक काली छतरी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसका आभास किसी तूफान से कम नहीं था। या कबीर था? कबीर धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला और काउंटर पर रख दिया। स्वाइप करो। कबीर की आवाज भारी और रौबदार थी। रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ा गया। सर, सर, पूरे 10 लाख। 15 लाख, कबीर ने कहा। 10 लाख ऑन ऑपरेशन के लिए और 5 लाख इस परिवार की आगे की दवाइयों और देखभाल के लिए। और हाँ, डॉक्टर से कहना अगर और ऑपरेशन में कोई कमी रह गई तो यह अस्पताल कल सुबह नहीं खुलेगा। रिसेप्शनिस्ट के हाथ कांपने लगे। उसने कार्ड स्वाइप किया। ट्रांजैक्शन सफल हुआ। बूढ़ा आदमी कबीर के पैरों में गिरने लगा। बेटा, तुम कौन हो? तुम मेरे लिए भगवान हो। अपना नाम तो बता दो। कबीर ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और बस इतना कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूं काका, बस दुआओं का कर्जदार हूं। इतना कहकर कबीर मुड़ा और वापस अंधेरे की तरफ चल दिया। हॉस्पिटल के एक कोने में खड़ी जारा यह सब देख रही थी। जारा सिटी न्यूज की एक निडर पत्रकार थी। वह पिछले 6 महीनों से शहर में हो रही ऐसी घटनाओं पर नजर रख रही थी। कोई था जो अनाथ आश्रमों को करोड़ों का दान देता था, जो गरीबों के ऑपरेशन करवाता था, लेकिन अपना नाम कभी सामने नहीं आने देता था। जारा ने अपना कैमरा ऑन किया और कबीर के पीछे दौड़ी। एक्सक्यूज मी, सर, सर, 1 मिनट, जारा ने पुकारा। कबीर अपनी काली मर्सिडीज कार का दरवाजा खोल रहा था। वह जारा की आवाज सुनकर रुका नहीं। जारा ने हिम्मत करके उसका रास्ता रोक लिया। सर, मैं जारा हूं, सिटी न्यूज से। पूरा शहर जानना चाहता है कि आप कौन हैं। आप इतना पैसा क्यों बांट रहे हैं? क्या आप कोई बिजनेसमैन हैं या कोई नेता? कबीर ने अपना काला चश्मा थोड़ा नीचे किया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और खामोशी थी जो जारा को अंदर तक सहरा गई। कबीर ने कार में बैठते हुए सिर्फ एक लाइन कही, सारा, कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। जिस दिन मेरा सच बाहर आएगा, उस दिन तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी। कबीर ने दरवाजा बंद किया और कार आंधी की रफ्तार से वहां से निकल गई। जारा वहां बारिश में भीगती खड़ी रह गई। उसने कबीर की कार का नंबर नोट कर लिया था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर विक्रम को कॉल लगाया। हेलो विक्रम, मुझे वो मिल गया, जारा ने उत्तेजना में कहा। कौन? दूसरी तरफ से विक्रम की नींद भरी आवाज आई। वही आदमी, मिस्ट्री मैन। उसने अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल में 15 लाख दिए हैं। मेरे पास उसकी गाड़ी का नंबर है, MH0 एक BZ 7777। मुझे अभी पता करके बताओ कि यह गाड़ी किसके नाम पर है। विक्रम ने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर विक्रम की आवाज में एक डर सुनाई दिया। चारा, तुम अभी कहाँ हो? विक्रम ने पूछा। मैं हॉस्पिटल के बाहर हूं। क्या हुआ? किसका नाम आया? जारा, उस आदमी से दूर रहो, विक्रम चिल्लाया। यह गाड़ी किसी कबीर के नाम पर रजिस्टर नहीं है। यह गाड़ी एक घोस्ट कंपनी के नाम पर है जो 5 साल पहले बंद हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जिस जगह का एड्रेस इस गाड़ी पर है वहां पिछले 10 सालों से कोई नहीं रहता। वो एक पुराना खंडहर है। जहारा के माथे पर पसीना आ गया। तो यह आदमी है कौन? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। पता नहीं, लेकिन पुलिस फाइल्स में एक अफवाह है। कहते हैं 10 साल पहले अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा खूंखार अपराधी था जो मर चुका है। उसका काम करने का तरीका भी ऐसा ही था। वो पहले लोगों की जान बचाता था और फिर उनकी जान ले लेता था। झारा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई थी कि यह कोई साधारण समाज सेवक नहीं है। कबीर की वो बात उसके कानों में गूंज रही थी।
जिस दिन मेरा सच बाहर आएगा, उस दिन तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी। उधर शहर के दूसरे कोने में कबीर अपनी आलीशान पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था। उसका फोन बजा। कबीर ने फोन उठाया। काम हो गया? उधर से एक भारी आवाज आई। कबीर ने शहर की जलती हुई रोशनी को देखा और मुस्कुराया, एक ठंडी मुस्कान। हाँ, हॉस्पिटल का बिल भर दिया है। अब वो परिवार मुझ पर भरोसा करता है। जैसा तुमने कहा था बॉस, प्यादा तैयार है। कबीर ने फोन काटा और कांच का गिलास जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखर गए। वह मसीहा जो अभी एक जान बचाकर आया था, अब उसकी आंखों में वहिशीपन था। अगली सुबह का सूरज शहर के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया था, लेकिन झारा के लिए यह उम्मीद से ज्यादा उलझन की सुबह थी। रात भर उसे कबीर का वह भयानक चेहरा और विक्रम की बातें याद आती रहीं। खंडहर का पता, 10 साल पुराना अपराधी, और वो आखिरी लाइन। झारा अपने न्यूज रूम में बैठी बुदबुदा रही थी। नफरत हो जाएगी। चारा ने अपने लैपटॉप पर कबीर नाम से जुड़ी हर खबर खंगालनी शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कोई फोटो नहीं, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं। वह आदमी एक परछाई की तरह था। तभी विक्रम का कॉल आया। जारा, तुम अभी कहाँ हो? विक्रम की आवाज में हड़बड़ाहट थी। मैं ऑफिस में हूं विक्रम। क्या हुआ? उस गाड़ी का पता MH01B Z7777। वो एक पुरानी टेक्सटाइल मिल के नाम पर है, जो शहर के बाहर सुनसान इलाके में है। मैं वहां जा रहा हूं। तुम बताना, यह खतरनाक हो सकता है। विक्रम ने चेतावनी दी। चारा ने फोन काटा और तुरंत अपना बैग उठाया। विक्रम को अकेले जाने दूं? सवाल ही नहीं। चारा ने अपनी स्कूटी उठाई और उसी पुरानी टेक्सटाइल मिल की तरफ निकल पड़ी। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक वीरान और डरावनी सी जगह थी। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर काई जमी हुई थी और जंग लगा लोहे का गेट जो हवा में चूं चूं कर रहा था। विक्रम अपनी पुलिस जीप से उतरा और अपनी गन निकाल ली। कोई है? उसने आवाज दी। सन्नाटा, सिर्फ पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज। तभी छारा की स्कूटी वहां आ रुकी। जारा, मैंने मना किया था ना, विक्रम गुस्से से चिल्लाया। स्टोरी मेरी है विक्रम, और मुझे वो सच जानना है, चारा ने जिद की। दोनों सावधानी से उस खंडहर नुमा मिल के अंदर घुसे। अंदर अंधेरा था और धूल की मोटी परत हर जगह जमी थी। लेकिन अंदर जाकर जारा की नजर एक चीज पर पड़ी जिसने उसे चौंका दिया। फर्श पर ताजे टायरों के निशान थे। वही मर्सिडीज के टायर। वो यहां आता है विक्रम, देखो, जारा ने इशारे से दिखाया। विक्रम ने टॉर्च जलाई और निशानों का पीछा किया। वे एक पुराने गोदाम की तरफ जा रहे थे। गोदाम का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी आ रही थी। दोनों ने दबे पांव अंदर झांका। नजारा देखकर उनकी सांसें अटक गईं। वह कोई साधारण गोदाम नहीं था। अंदर एक हाई टेक सर्वर रूम बना हुआ था। दर्जनों कंप्यूटर स्क्रीन जल रही थीं, जिन पर शहर के हर कोने की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। और बीच में एक बड़ी सी कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। तो तुम आ ही गए? उस आदमी की भारी आवाज गूंजी। विक्रम ने तुरंत अपनी गन तान दी। हाथ ऊपर करो, तुम कौन हो? कुर्सी धीरे धीरे घूमी। वह कबीर था। वही काला सूट, वही शांत चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। कबीर मुस्कुराया। इंस्पेक्टर विक्रम और रिपोर्टर जारा, स्वागत है मेरे घर में। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? जारा ने चिल्लाकर पूछा, कैमरों की तरफ इशारा करते हुए। तुम लोगों की जासूसी करते हो? कबीर अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। विक्रम की उंगली ट्रिगर पर थी। जासूसी? नहीं जरा। कबीर ने एक स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उस स्क्रीन पर वही लाइफ केयर हॉस्पिटल वाला बूढ़ा आदमी दिख रहा था, जिसकी उसने मदद की थी। मैं सिर्फ उन लोगों की मदद नहीं करता जिन्हें जरूरत है। मैं उन लोगों को चुनता हूं जिन्हें मेरी जरूरत है, कबीर ने रहस्यमयी ढंग से कहा। वो बूढ़ा, उसका बेटा एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत ही ईमानदार। लेकिन अब वो मेरा कर्जदार है। जारा को झटका लगा। मतलब, तुम मदद के बदले उनसे कुछ करवाते हो? हर चीज की कीमत होती है जारा। कबीर ने विक्रम की गन की नली को अपनी उंगली से नीचे कर दिया।
विक्रम इतना हैरान था कि उसने विरोध भी नहीं किया। मैंने उस बूढ़े की बेटी की जान बचाई। अब उसका बेटा मेरे लिए बैंक का वो दरवाजा खोलेगा जो आज तक किसी ने नहीं खोला। जारा का गला सूख गया। तुम तुम बैंक रॉबरी प्लान कर रहे हो? कबीर जोर से हंसा। उसकी हंसी खाली गोदाम में गूंज उठी। रॉबरी? नहीं, वो तो बहुत छोटी बात है। मैं शहर को साफ कर रहा हूं, लेकिन मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। तभी कबीर के पीछे की बड़ी स्क्रीन पर एक टाइमर शुरू हो गया। 00:59, 00:58। क्या है यह? विक्रम चिल्लाया। भागो! कबीर ने अचानक गंभीरता से कहा। यह जगह अब से ठीक 50 सेकंड बाद राख हो जाएगी। क्या बकवास है? विक्रम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने एक बटन दबाया और फर्श का एक हिस्सा खुल गया। वह नीचे कूद गया। पकड़ो उसे! विक्रम चिल्लाया और गड्ढे की तरफ दौड़ा। लेकिन वो एक गहरी सुरंग थी, अंधेरा और गहरा। टाइमर 00:30 पर आ चुका था। जारा भागो! विक्रम ने जारा का हाथ पकड़ा और वे दोनों बाहर की तरफ दौड़े। जैसे ही वे गोदाम से बाहर निकले और जमीन पर कूदे, पीछे एक जबरदस्त धमाका हुआ। धड़ाम! आग की लपटें आसमान छूने लगीं। पूरा गोदाम और वो सर्वर रूम मलबे में तब्दील हो गया। कबीर का सारा सबूत जलकर खाक हो गया था। चारा और विक्रम धूल में सने हुए थे और आग की गर्मी उनके चेहरों को झुलसा रही थी। वो भाग गया। विक्रम ने गुस्से में मुक्का जमीन पर मारा और सारे सबूत भी ले गया। जारा ने आग की लपटों को देखते हुए कहा, नहीं विक्रम, उसने कहा था बैंक का दरवाजा। वो कुछ बड़ा करने वाला है और उस बूढ़े का बेटा इसमें शामिल है। विक्रम ने जारा की तरफ देखा। हमें उस बूढ़े को ढूंढना होगा, अभी, शाम को, शहर के उसी लाइफ केयर हॉस्पिटल में। बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के पास बैठा था, जो अब खतरे से बाहर थी। वह बहुत खुश था। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। काका, बेटी कैसी है? कबीर की आवाज थी, शांत पर डरावनी। साहब, वो ठीक है, आपकी वजह से। मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा? वही तो बताने के लिए फोन किया है। कबीर की आवाज में अब कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ हुक्म था। कल रात तुम्हारे बेटे की ड्यूटी सिटी बैंक के मेन लॉकर रूम पर है। उसे कहना रात 12 बजे कैमरा नंबर 4 बंद कर दे, बस 10 मिनट के लिए। बूढ़े के हाथ से फोन लगभग गिर गया। साहब, ये तो गलत है। मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। तो फिर ठीक है, कबीर ने ठंडे स्वर में कहा। डॉक्टर से कह देता हूं कि इलाज रोक दे, और जो 15 लाख दिए हैं वो तो मैं किसी भी तरह वसूल कर लूंगा। शायद तुम्हारी बेटी की जान से। नहीं नहीं साहब, बूढ़ा रोने लगा। मैं करूंगा, मैं बोलूंगा उसे। प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। कबीर ने फोन काट दिया। उसने अपनी नई जगह से शहर को देखा। ये एक ऊंची इमारत की छत थी। हवा तेज चल रही थी। कबीर ने अपने हाथ में एक फोटो पकड़ी हुई थी। फोटो एक छोटे बच्चे की थी। बस कुछ दिन और। कबीर ने उस फोटो पर हाथ फेरा। फिर इस शहर का हर अमीर आदमी रोएगा, जैसे मैं रोया था। रात के 11:55 बजे थे। मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी। सिटी बैंक की मेन ब्रांच के बाहर सन्नाटा था, लेकिन बैंक के अंदर सिक्योरिटी रूम में राहुल, बूढ़े का बेटा, पसीने से तरबतर था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, याद रखना कैमरा नंबर 4। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसे अपने पिता की बात याद आ रही थी। बेटा, वो आदमी शैतान है, लेकिन उसने तेरी बहन की जान बचाई है। हमें यह करना ही होगा। घड़ी में ठीक 12 बजे राहुल ने कांपते हाथों से सीसीटीवी कंट्रोल पैनल का एक स्विच दबाया। कैमरा नंबर 4, जो बैंक के सबसे सुरक्षित वीआईपी लॉकर रूम की निगरानी करता था, उसकी स्क्रीन काली पड़ गई। भगवान मुझे माफ करना, राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त बैंक की छत के वेंटिलेशन डक्ट, हवा का रास्ता, से एक काली परछाई नीचे उतरी। उसने काले कपड़े, काले दस्ताने और चेहरे पर एक अजीब सा जोकर जैसा मुखौटा पहना हुआ था। ये कबीर था। कबीर ने बिना कोई आवाज किए लॉकर रूम की तरफ दौड़ लगाई। उसे पता था उसके पास सिर्फ 10 मिनट है।
वह सीधा लॉकर नंबर 101 के पास गया। उसने अपनी जेब से एक अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाला और लॉकर के डिजिटल लॉक पर लगा दिया। कुछ ही सेकंड में बीप की आवाज हुई। बीप, बीप, क्लिक। लॉकर खुल गया। अंदर करोड़ों के हीरे और सोने के बिस्कुट रखे थे। किसी भी आम चोर की आंखें ये देखकर चमक जाती, लेकिन कबीर ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। उसने उन हीरों के पीछे हाथ डाला और वहां से एक लाल रंग की फाइल और एक पेन ड्राइव निकाली। मिल गया, कबीर बुदबुदाया। उसने फाइल को अपने जैकेट के अंदर रखा। फिर उसने अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकाली, वही पैसे जो शायद उसने किसी और अमीर से लूटे थे, और लॉकर में रख दी। प्याज समेत वापस, कबीर ने व्यंग्य से कहा। तभी सायरन बज उठा। हूटर, हूटर, हूटर। क्या? कबीर चौंका। राहुल ने गड़बड़ कर दी? नहीं, राहुल ने नहीं। बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। इंस्पेक्टर विक्रम को पहले से शक था। चारों तरफ से घेर लो, विक्रम लाउडस्पीकर पर चिल्लाया। तुम अंदर फंस चुके हो। बैंक के अंदर कबीर ने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया, जैसे उसे पता था कि विक्रम देख रहा है। उसने जेब से एक रिमोट निकाला और दबा दिया। बैंक की लॉबी में रखे फायर स्प्रिंकलर, आग बुझाने वाले फव्वारे फट पड़े। पूरे बैंक में पानी और सफेद धुआं भर गया। विजिबिलिटी विजिबिलिटी जीरो हो गई। अंदर चलो अभी। विक्रम अपनी टीम के साथ अंदर घुसा। धुएं के बीच उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम लॉकर रूम की तरफ दौड़ा। वहां जमीन पर राहुल बेहोश पड़ा था, शायद नाटक कर रहा था, और लॉकर नंबर 101 खुला पड़ा था। विक्रम ने लॉकर के अंदर देखा। वह हैरान रह गया। सर, क्या हुआ? कितना कैश गया? एक हवलदार ने पूछा। विक्रम ने लॉकर से नोटों की गड्डी उठाई। गया नहीं, आया है। चोर ने यहां चोरी नहीं की, बल्कि पैसे रख कर गया है। तभी वहां झारा भी दौड़ती हुई आ पहुंची। उसे पुलिस स्कैनर से खबर मिल गई थी। पैसे रख कर गया? झारा ने हैरानी से पूछा। तो फिर वो लेने क्या आया था? विक्रम ने लॉकर को ध्यान से देखा। धूल में एक आयताकार निशान था। यहां कोई फाइल थी, वो फाइल लेने आया था। विक्रम ने लॉकर के मालिक का नाम चेक किया। नाम पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लॉकर किसका है पता है? विक्रम ने झारा की तरफ देखा। यह शहर के सबसे बड़े बिल्डर और पॉलिटिशियन सेठ धर्मेश का है। झारा की आंखें फैल गईं। धर्मेश? वही जिसका लाइफ केयर हॉस्पिटल में भी शेयर है? हाँ, विक्रम ने दांत पींचे। कबीर सिर्फ रॉबिन हुड नहीं है, वो धर्मेश को ब्लैकमेल करने की तैयारी कर रहा है। उसी रात शहर से दूर एक सुनसान लाइट हाउस के ऊपर कबीर बारिश में भीगता हुआ खड़ा था। उसके हाथ में वो लाल फाइल थी। उसने फाइल खोली। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे। उसने एक पन्ना पलटा। वहां एक पुराना न्यूज़पेपर का टुकड़ा चिपका था। हेडलाइन थी, झुग्गी बस्ती में आग, 50 लोग जलकर मरे, बिल्डर धर्मेश ने जमीन कब्जाई। कबीर की आंखों में आंसू आ गए, जो बारिश के पानी में मिल गए। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक। 15 साल पहले एक छोटा 10 साल का लड़का, छोटा कबीर, अपनी मां का हाथ पकड़े एक आलीशान ऑफिस के बाहर खड़ा था। अंदर उसका पिता, जो एक मजदूर था, सेठ धर्मेश के पैरों में पड़ा था। साहब, वो आग आपने लगाई थी, मेरा घर जल गया। मेरा छोटा बेटा मुन्ना अंदर ही रह गया साहब। पिता रो रहा था। कुर्सी पर बैठा जवान धर्मेश सिगार पी रहा था। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया। इस पागल को बाहर फेंक दो, और अगर इसने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो इसका दूसरा बेटा भी नहीं बचेगा। गार्ड्स ने पिता को पीटा और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। छोटा कबीर यह सब देख रहा था। उसने अपने पिता को खून से लथपथ देखा। उसने अपने जले हुए घर को देखा। उस दिन उस छोटे लड़के की आंखों से मासूमियत खत्म हो गई थी। वर्तमान, प्रेजेंट। कबीर ने फाइल बंद की। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बंद थी कि नसें उभर आईं। तुमने मेरा बचपन जलाया था धर्मेश, कबीर ने ठंडी आवाज में कहा। अब मैं तुम्हारी सल्तनत जलाऊंगा। फाइल मेरे पास है, तुम्हारे सारे काले चिट्ठे मेरे पास हैं। तभी उसका फोन बजा। ये एक वीडियो कॉल थी। कबीर ने मास्क पहन लिया और कॉल उठाया। स्क्रीन पर झारा थी। कबीर, झारा ने सीधे कहा, मैं जानती हूं तुम सुन रहे हो। तुम धर्मेश के पीछे क्यों हो? क्या तुम भी उसके गैंग के हो जो हिस्सा मांग रहे हो?
कबीर ने अपनी आवाज बदल ली, वॉइस मॉडिफायर का इस्तेमाल करके। ज़ारा, तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो, लेकिन तुम अभी भी कहानी के गलत पन्ने पढ़ रही हो। तो सही पन्ना क्या है? ज़ारा ने पूछा। कल सुबह 9 बजे, कबीर ने कहा, अपने चैनल पर लाइव रहना। मैं तुम्हें एक गिफ्ट भेजूंगा। वो गिफ्ट इस शहर में आग लगा देगा। कैसा गिफ्ट? सच, कबीर ने कहा और कॉल काट दिया। ज़ारा अपने ऑफिस में सन्न रह गई। अगली सुबह 9 बजे पूरा शहर टीवी के सामने था। सेठ धर्मेश भी अपने आलीशान बंगले में कॉफी पीते हुए न्यूज देख रहा था। अचानक न्यूज चैनल हैक हो गया। स्क्रीन पर स्टैटिक झिलमिलाहट आई और फिर एक नकाब पोश चेहरा सामने आया। नमस्ते मुंबई, कबीर की गूंजती हुई आवाज आई। सेठ धर्मेश का कॉफी कप हाथ से छूट गया। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, कबीर ने स्क्रीन पर कहा। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे आप समाज सेवक कहते हैं। और स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। यह वीडियो उसी पेन ड्राइव का था जो कबीर बैंक से लाया था। वीडियो में जवान धर्मेश साफ साफ अपने गुंडों को आदेश दे रहा था, बस्ती में आग लगा दो, कोई बचना नहीं चाहिए। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। धर्मेश के पसीने छूट गए। ये ये क्लिप कहाँ से आई? ये तो मेरे लॉकर में थी। टीवी पर कबीर की आवाज फिर आई। ये तो बस ट्रेलर है धर्मेश, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर 24 घंटे में तुमने पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया, तो अगली क्लिप में तुम्हारे पार्टनर का नाम होगा। सारा न्यूज रूम में खड़ी ये सब देख रही थी। उसे अब समझ आ रहा था। वो विलेन नहीं है, सारा धीरे से बोली। वो एक शिकारी है। लेकिन विक्रम का सोचना अलग था। उसने अपनी टीम को ऑन ऑर्डर दिया, इस सिग्नल को ट्रेस करो। कबीर जहां भी है, मुझे वो जिंदा या मुर्दा चाहिए। कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। कबीर ने अपना लैपटॉप बंद किया। खेल शुरू हो चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि धर्मेश इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है। धर्मेश ने अपना फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। एक ऐसा नंबर जो अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक शार्प शूटर का था। हेलो, उधर से आवाज आई। एक काम है, धर्मेश ने कहा। उसका नाम कबीर है। मुझे उसका सर चाहिए, आज रात तक। शहर के एक आलीशान होटल के रूफटॉप पर पार्टी चल रही थी। यह पार्टी सेठ धर्मेश ने अपने नए प्रोजेक्ट के लॉन्च के लिए रखी थी, लेकिन असल में वह अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। सुबह की न्यूज के बाद से उसके फोन की घंटी बजना बंद नहीं हुई थी। घबराओ मत, धर्मेश ने अपने पार्टनर विक्रांत, जो एक भ्रष्ट पुलिस कमिश्नर था, से कहा। वो लड़का आज रात नहीं देख पाएगा। विक्रांत हंसा। मुझे उम्मीद है, मेरा नाम भी उस पेन ड्राइव में है। अगर वो बाहर आया तो मैं तुम्हें भी ले डूबूंगा। तभी पार्टी में एक वेटर आया। उसके हाथ में शैंपेन की ट्रे थी। उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, जैसा कि आजकल फैशन था। सर, आपके लिए खास ड्रिंक। वेटर ने धर्मेश को ग्लास दिया। धर्मेश ने ग्लास उठाया, लेकिन जैसे ही उसने घूंट भरा, उसे एक अजीब सा स्वाद आया। उसने वेटर की आंखों में देखा। वो आंखें वो जानी पहचानी थीं, ठंडी और बेखौफ। कबीर, धर्मेश का हलक सूख गया। वेटर ने मास्क नहीं हटाया, बस धीरे से कहा, काले जाम में जहर नहीं है सेठ, लेकिन तुम्हारी रूह में बहुत है। धर्मेश ने ग्लास फेंक दिया और चिल्लाया, सिक्योरिटी, पकड़ो इसे, यही है वो। अफरा तफरी मच गई। वेटर ने ट्रे हवा में उछाल दी और भीड़ का फायदा उठाकर वहां से गायब हो गया। लेकिन यह कबीर नहीं था। यह बस एक चाल थी। असली कबीर तो सामने वाली बिल्डिंग की छत पर स्नाइपर राइफल लेकर लेटा था। निशाना सही है, कबीर ने अपने हेडसेट में कहा, लेकिन आज मैं इसे मारूंगा नहीं, इसे तड़ पाऊंगा। तभी कबीर को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। कोई उसके पीछे था। हिलना मत, एक भारी आवाज आई। कबीर धीरे से पलटा। वहां एक आदमी खड़ा था। लंबा गठीला बदन, चेहरे पर एक लंबा जख्म और हाथ में साइलेंसर लगी गन। यह धर्मेश का भेजा हुआ शार्प शूटर काली था। कबीर, काली ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तुम बहुत तेज हो, लेकिन मुझसे तेज गोली चलती है। तो चलाओ, कबीर ने उसे चुनौती दी। काली ने ट्रिगर दबाया। पिशश! गोली कबीर के कान को छूती हुई निकल गई। कबीर ने बिजली की रफ्तार से लुढ़क कर खुद को एक चिमनी के पीछे छिपा लिया। अब शुरू हुआ
छत पर मौत का खेल। काली अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। फिशश फिशश। चिमनी की ईंटें टूट कर बिखर रही थीं। बाहर निकलो कबीर, आज तुम्हारा खेल खत्म। काली चिल्लाया। कबीर की सांसें फूल रही थीं। उसके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय अपनी स्नाइपर के, जो अब दूर पड़ी थी। उसने अपनी जेब से एक फ्लैश ग्रेनेड, तेज रोशनी वाला बम निकाला। उसने पिन खींची और अपनी आंखें बंद करके उसे काली की तरफ फेंक दिया। प्लम। एक तेज सफेद रोशनी हुई। काली की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आह! काली चिल्लाया। कबीर मौका देखकर उस पर झपटा। उसने काली के हाथ से गन छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हो गई। काली बहुत ताकतवर था। उसने कबीर को उठाकर जमीन पर पटका। कबीर के मुंह से खून निकल आया। बस इतना ही दम है? काली ने अपनी गन वापस कबीर के माथे पर तान दी। गुड बाय। काली ने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली मोड़ी। तभी थाएं एक गोली चली, लेकिन यह गोली काली की गन से नहीं चली थी। काली के हाथ से गन छूट गई। उसके कंधे से खून बहने लगा। उसने दर्द से कराहते हुए पीछे देखा। छत के दरवाजे पर इंस्पेक्टर विक्रम खड़ा था। उसकी सर्विस रिवॉल्वर से धुआं निकल रहा था। उसके पीछे जारा भी थी, जो यह सब रिकॉर्ड कर रही थी। हाथ ऊपर! विक्रम चिल्लाया। तुम दोनों अरेस्ट हो। काली ने विक्रम को देखा, फिर कबीर को। वह घायल शेर की तरह था। उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। अगर मैं मरूंगा तो तुम सब मरोगे। काली ने हंसते हुए बटन दबा दिया। कबीर की आंखों में दहशत आ गई। बम! इस बिल्डिंग में बम है। भागो! कबीर चिल्लाया और उसने विक्रम और जारा को धक्का देकर सीढ़ियों की तरफ गिराया। बूम! छत का एक हिस्सा धमाके से उड़ गया। आग का एक गोला आसमान में उठा। विक्रम और जारा सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरे। धूल और मलबे के बीच उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब धुआं छटा तो विक्रम ने ऊपर देखा। छत का आधा हिस्सा गायब था। कबीर! जारा चिल्लाए। कबीर कहाँ है? विक्रम ऊपर भागा। वहां सिर्फ आग थी और काली की लाश पड़ी थी। कबीर का कोई नामो निशान नहीं था। वो मर गया? जारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हमें बचाने के लिए। विक्रम ने मलबे में कुछ देखा। एक जला हुआ मास्क, कबीर का मुखौटा। विक्रम ने उसे उठाया। उसके नीचे एक नोट था। शायद कबीर ने गिरने से पहले वहां छोड़ दिया था। नोट पर लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ इंस्पेक्टर। धर्मेश अब भी जिंदा है और मेरा असली निशाना वो नहीं, उसका बॉस है। विक्रम के होश उड़ गए। धर्मेश का बॉस? मतलब यह जाल बहुत गहरा है। तभी विक्रम का फोन बजा। सर, ब्रेकिंग न्यूज! हवलदार की आवाज आई। सेठ धर्मेश पुलिस स्टेशन आ रहा है सरेंडर करने। वो बहुत डरा हुआ है। कह रहा है कि वो आ रहा है। कौन आ रहा है? विक्रम ने पूछा। पता नहीं सर, बस कह रहा है कि शैतान आ रहा है। उधर शहर के एक पुराने कब्रिस्तान में बारिश अब भी हो रही थी। एक कब्र के पास एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। यह कबीर था। वह जिंदा था। उसने कब्र पर एक फूल रखा। कब्र के पत्थर पर नाम लिखा था, मुन्ना, 1995 से 2005। भाई, कबीर ने धीरे से कहा, तेरा बदला पूरा होगा। धर्मेश तो बस एक प्यादा था, असली राजा तो अब सामने आएगा। तभी अंधेरे में एक परछाई उभरी। एक बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ में एक छड़ी थी। बहुत अच्छा खेला तुमने कबीर, बूढ़े ने कहा, लेकिन राजा को मारने के लिए वजीर को कुर्बान करना पड़ता है। कबीर पलटा नहीं। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं उस्ताद। अब बारी सुल्तान की है। मुंबई के बाहर एक पुराना प्राइवेट एयर स्ट्रिप, हवाई पट्टी। रात के 2 बजे। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। सेठ धर्मेश अपनी काली एसयूवी से नीचे उतरा। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें करोड़ों के बॉन्ड्स और डायमंड्स थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जल्दी करो! धर्मेश अपने बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाया। प्लेन तैयार है ना? मुझे अभी इस देश से बाहर निकलना है। सामने रनवे पर एक छोटा चार्टर्ड प्लेन खड़ा था। उसके इंजन चालू थे। धर्मेश दौड़ता हुआ प्लेन की सीढ़ियां चढ़ा। अंदर घुसते ही उसने राहत की सांस ली। बच गया। कबीर चाहे शैतान हो या भूत, यहां तक नहीं पहुंच पाएगा।
प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। रफ्तार बढ़ती गई। धर्मेश ने विस्की की बोतल खोली और एक बड़ा घूंट भरा। तभी प्लेन के कॉकपिट, पायलट के केबिन का दरवाजा खुला। पायलट की कुर्सी पर बैठा आदमी धीरे से घूमा। उसने पायलट की कैप पहनी हुई थी, लेकिन वह चेहरा धर्मेश कभी नहीं भूल सकता था। कबीर, धर्मेश के हाथ से बोतल गिर गई। सीट बेल्ट बांध लो सेठ, कबीर ने प्लेन को हवा में उठाते हुए कहा। आज की उड़ान तुम्हारी आखिरी उड़ान है। न नहीं, तुम यहां कैसे? धर्मेश कांपने लगा। पायलट कहां है? वो सो रहा है, कबीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब इस प्लेन का कंट्रोल मेरे हाथ में है, और तुम्हारी जिंदगी का भी। धर्मेश ने अपनी गन निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, कबीर ने एक बटन दबाया और प्लेन ने अचानक गोता, नोज डाइव लगा दिया। आह! धर्मेश लुढ़कते हुए केबिन की दीवार से टकराया। कबीर ने प्लेन को सीधा किया, लेकिन अब वे समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। नीचे सिर्फ काली, गहरी लहरें थीं। मुझे जाने दो कबीर, धर्मेश गिड़गिड़ाया। तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो, इसमें 50 करोड़ हैं, सब तुम्हारे, मुझे मत मारो। कबीर ने ऑटो पायलट मोड ऑन किया और अपनी सीट से उठकर धर्मेश के पास आया। पैसे? कबीर ने ब्रीफ केस को लात मार कर खोल दिया। नोट हवा में बिखर गए। इन कागज के टुकड़ों से मेरे भाई की जान वापस आएगी। उस बस्ती के 50 लोग वापस आएंगे जिन्हें तुमने जिंदा जलाया था। धर्मेश पीछे हटते हटते दरवाजे तक पहुंच गया। वो वो मेरा आइडिया नहीं था कबीर, कसम से, मुझे ऑर्डर मिला था। कबीर रुक गया। किसका ऑर्डर? धर्मेश की आंखों में मौत का डर था। उसने थूक निकला। सुल्तान, सुल्तान मिर्जा का। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। सुल्तान मिर्जा? वो तो एक कहानी है। वो 20 साल पहले मर चुका है। नहीं, धर्मेश चिल्लाया। वो जिंदा है। ये पूरा शहर, पुलिस, अंडरवर्ल्ड, सब उसी के इशारे पर चलता है। मैं तो बस एक मोहरा हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो सुल्तान तुम्हें ढूंढ निकालेगा। वो तुम्हें ऐसी मौत देगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। कबीर हंसा, एक डरावनी हंसी। तो उसे आने दो। कबीर ने धर्मेश का कॉलर पकड़ा और प्लेन का इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया। तेज हवा का झोंका अंदर आया। नीचे समुद्र उफान पर था। नहीं नहीं कबीर, धर्मेश रोने लगा। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। जाओ धर्मेश, नीचे जहन्नुम में मेरा भाई इंतजार कर रहा है, उससे माफी मांग लेना। कबीर ने धक्का दे दिया। हा हा! धर्मेश की चीख हवा में गुम हो गई और वह नीचे गहरे समुद्र में गिर गया। कबीर ने दरवाजा बंद किया। उसने प्लेन को वापस शहर की तरफ मोड़ दिया। अगली सुबह सिटी न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। रिपोर्टर जा रहा। ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर बिजनेसमैन सेठ धर्मेश का चार्टर्ड प्लेन समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कोस्ट गार्ड्स को अभी तक कोई बॉडी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस को प्लेन के मलबे से एक डायरी मिली है जिसमें शहर के कई बड़े स्कैम और सुल्तान नाम के एक सिंडिकेट का जिक्र है। यह शहर का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। टीवी स्क्रीन के सामने इंस्पेक्टर विक्रम खड़ा था। उसके हाथ में वही डायरी थी। सुल्तान, विक्रम ने सोचा, कबीर ने हमें सुराख दिया है। वो चाहता है कि हम इस सिंडिकेट को खत्म करें। तभी विक्रम के फोन पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर। मैसेज में लिखा था, सफाई का पहला हिस्सा पूरा हुआ इंस्पेक्टर, अगला निशाना बहुत बड़ा है, तैयार रहना। के विक्रम मुस्कुराया। यह लड़का सुधरेगा नहीं। शहर से दूर, एक पहाड़ी पर। कबीर अपनी बाइक पर बैठा शहर को देख रहा था। उसके पीछे उस्ताद, उसका मेंटर, खड़ा था। धर्मेश मर गया, उस्ताद ने कहा। लेकिन तुमने सांप को मारा है कबीर, उसका जहर अभी भी शहर में फैला है। सुल्तान को पता चल गया होगा कि तुम जिंदा हो। कबीर ने अपना हेलमेट पहना। उसकी आंखों में अब बदले की आग नहीं, बल्कि एक मिशन की चमक थी। पता चलने दो उस्ताद, कबीर ने बाइक स्टार्ट की। इंजन की दहाड़ गूंज उठी। अब तक वो शिकार कर रहे थे, अब शिकार मैं करूंगा। कबीर ने एक्सीलरेटर घुमाया और बाइक तेजी से हाईवे की तरफ दौड़ पड़ी, जहां एक नया सूरज निकल रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये था कबीर का बदला। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई, या असली खेल तो अब शुरू हुआ है?
आखिर कौन है ये सुल्तान जिसका डर पूरे शहर में है? अगर आप जानना चाहते हैं कि कबीर और सुल्तान की टक्कर में क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में सीजन 2 जरूर लिखें। अगर ये सस्पेंस और थ्रिलर आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए द कहानी बॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी दबाना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए।